आप सामने जो मॉडल पेपर देख पा रहे हैं, इस मॉडल पेपर के गणित के मॉडल सेट 1 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन हम जस्ट इसके पिछले वीडियो में करवा चुके हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जा करके अवश्य देख लें। तो इस वीडियो में आप देखेंगे गणित के मॉडल सेट 2 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं गणित के मॉडल सेट 2 की तरफ और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये गणित का मॉडल सेट 2 है और पहला प्रश्न आपका इसमें कहा जा रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु आप जानते हैं कि इस प्रकार का होता है, ठीक है, त्रिकोण तरह का है ना, सीओ यानी कोण, इसका इंग्लिश जो होता है कोण होता है। और शंकु की ऊंचाई इसमें क्या दे रखी है, 12 दे रखी है ना, ये 12 दे रखा है। आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, यानी आपका यच जो है 12 दे रखा है और आर जो है कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आपको जो है शंकु का आयतन वाला सूत्र पता होगा। क्या होता है शंकु का आयतन का सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू है पाई में ही है ना। तो आपको पाई का वैल्यू यहाँ नहीं भरना है और आर स्क्वायर में जो है आर का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 × 3 यहाँ भर दीजिएगा, आर स्क्वायर है और एच जो है क्या है हमारा 12 दे गया है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 12 तिहाई क्या आ जाएगा 36 और यहाँ पाई बचा पाई। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका 36 पाई है, जो कि हम निकाले हैं शंकु का आयतन, जो हमारा डाटा यहाँ दिया गया था तब प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पहला का आपका सही आंसर इसमें हो जाने वाला है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। साइन π/3 का मान पूछ रहा है। तो साइन पाई आपको हम बताए थे जस्ट इसके पिछले वीडियो में जो सेट बनाए थे उसमें भी ये प्रश्न था। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, बटे में नीचे 3 है, तो यह करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि साइन 60 का वैल्यू यहाँ आपको पूछा जा रहा है। तो साइन 60 का वैल्यू जो है क्या होता है, √3/2, ये तो मालूम है सभी को, यानी √3/2 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तीसरा प्रश्न में आपका कह रहा है कि मूल बिंदु से 4, -5 की दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु जो है आपका क्या होता है 0, 0। तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो दूरी सूत्र आप लोगों को पता होगा क्या होता है कि √(x1 - x2) का होल स्क्वायर है ना, प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। उसी तरह से 0 और -5 यानी y1 - y2 करेंगे तो यहाँ पे +5 आएगा, +5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। इसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, 6, 11, 2, 1, 3, 1, 4 यानी √41। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। यानी कि कोई वृत्त दिया गया है, उसके बाहर कोई बिंदु जब दिया जाता है, उस बिंदु से जो है 2 स्पर्श रेखाएं जब क्या किया जाता है, इस वृत्त पर खींचा जाता है, तो इन दोनों की लंबाई में क्या संबंध होता है, क्या ये दोनों असमान होता है या समान होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी तो दोनों की लंबाई जो है क्या होगी, समान होगी, ठीक है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंदु ए बी और -a - b के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो दूरी सूत्र से जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 - x2 यानी कि a -a, ठीक है, x1 के स्थान पे a, अब x2 के स्थान पे क्या है -a है, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में b -b इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये अंडर रूट में रहेगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो a क्या हो जाएगा 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस b, ये माइनस प्लस होगा तो b प्लस क्या हो जाएगा 2b, इसका स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट में रहेगा। तो 4a क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है b है, तो दोनों आप वैल्यू जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों अलग वैल्यू यहाँ हम a लिख दिए। तो यहाँ पे यदि हम दोनों में चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा अंडर में, और ये रह जाएगा इस तरह से, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें मैच कर रहा है। यदि आप इसको आगे भी हल करें तो ये आगे भी हल हो जाने वाला है। हल करने के बाद 2 आपका जो यहाँ से बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है अंडर रूट में रह जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी मैच कर रहा है और सी भी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें लिखा गया है कि बी एवं सी दोनों आंसर हो जाएगा।
तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि बिंदु 4,3 जो है किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ दोनों नियामक जो है यक्ष और वाय नियामक यानी भुज और कोटि जो है इस नियामक का जो है भुज और कोटि दोनों क्या है, धनात्मक है, यानी कि यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का परिधि का सूत्र आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, 2πr। ये जो दे रखा है कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो यहाँ पे आप वैल्यू भरें, पाई का क्या होता है वैल्यू 22/7, यहाँ r दे रखा है जो कि 44 है, ठीक है। अब यहाँ से 22 दूनी 44, 2 यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और आपको यहाँ प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी पता होगा कि वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो ये तो त्रिज्या निकल के आया है, तो यानी कि 2r हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, जब इसमें 2 गुना की तो इसमें 7 दूनी 14, इसका दुगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें प्रश्न में कहता है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का अनुपात यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा है 4 है और ये क्या है 3 है, तो ये अनुपात बड़ा है ये छोटा है। तो हम पहले ले लेते हैं बड़े त्रिज्या को, जब इसका परिधि निकालेंगे तो 2πr आ जाएगा इसके हिसाब से। बड़ा त्रिज्या है तो इसको कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और छोटी त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ जो है परिधि का अनुपात, तो पहले परिधि निकालेंगे यदि बड़ी त्रिज्या से तो ये आएगा, दूसरी को तो ये आएगा, ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है 4 और अनुपात 3 दे रखा है ना, यानी 4:3 दे रखा है, तो 2π से 2π है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात यानी r/r, कैपिटल R/, स्मॉल r। तो जो अनुपात आपका परिधि का यहाँ आया वही अनुपात क्या आ गया आपका त्रिज्या का, यानी ऑप्शन नंबर बी में है ये। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर 4:3। 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न आपका कहा जा रहा है x² - 5 के शून्यक होंगे। तो x² - 5 का शून्यक जब आपका पूछा जा रहा है तो आप इसका वैल्यू 0 के बराबर करें, और यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x² का वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या चला जाएगा प्लस में। अब x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 5 क्या आ जाएगा रूट में, यहाँ से आप लिख सकते हैं दोनों वैल्यू को, +√5 होगा और एक -√5, यानी कि यहाँ से दोनों वैल्यू निकल के आएगा। तो ये वैल्यू किस में आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 9 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न में क्या कहता है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = bq + r में r के लिए कौन सा सत्य है। तो ये जो है आपका विभाजन एल्गोरिथम है। तो विभाजन एल्गोरिथम को यदि डिटेल्स जाने तो इसमें होता है भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस में शेष होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ए आपका भाज्य दे रखा है, बी जो है भाजक है और क्यू जो है क्या है भागफल और आर क्या है शेष है, ठीक है। इस चीज़ को जान रहे हैं। तो भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, जिससे क्या कर रहे होते हैं भाग दे रहे होते हैं। और भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है। भागफल क्या होता है, जो भाग देने के बाद आता है। और शेषफल क्या, जो शेष बचता है लास्ट में, ठीक है। ये क्यू है हमारा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि लिए कौन सा सत्य है। तो 0 से जो है बड़ा या बराबर होगा आर, या बी से बी के आर जो है 0 से छोटा, आर से जो है 0 छोटा या इसके बराबर होगा, या बी जो है मतलब यहाँ ये चीज़ देखिए आप सीधा यहाँ पे निकाल सकते हैं कथन को कि ये आर जो है जो हमारा यहाँ शेष बचता है, या तो ये बी से क्या हो छोटा हो, है ना, ये बी से क्या हो छोटा हो, या तो ये 0 हो सकता है ना, ये बी से क्या हो आर छोटा हो, है ना, बी से जो है आर छोटा हो, या तो ये 0 के। 14 नंबर प्रश्न में कहता है समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 एवं 4x + 6y + 10 क्या है, संगत है या संपाती है या समानांतर है या इनमें से कोई नहीं है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। समीकरण युग्म जो है 2x + 3y और प्लस क्या दे रखा है 5 और दे रखा है 4x और प्लस 6y और प्लस 10 ये दे रखा है। तो आपको सबसे पहले ये ज्ञात कर लेना है कि a1 a2 a और b1 b2 और c1 c2 का बीच जो अनुपात है वो क्या आ रहा है। तो उसके अनुसार से जो है हमें आइडिया लग जाएगा कि ये जो है समीकरण युग्म क्या है, संगत है या जो भी है, ठीक ना। आइए देखते हैं इसको। तो 2/4 आ जाएगा, a1/2 निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 के बराबर, फिर b1/b2 निकालेंगे तो 3/6 इसका भी वैल्यू 1/2 के बराबर, फिर c1/c2 यानी 5/10 आ जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो जाने के बाद क्या आ जाएगा 1/2, यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 और
C2 तीनों का वैल्यू जो है आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका आलेख जो है क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, यानी कि इसके अनंततः अनेक हल होंगे, एक हल नहीं अनंततः अनेक हल होंगे। तो आप ऐसा ना करें कि इसको संपाती आंसर मार दें। आपका जो यहाँ समीकरण युग्म के बारे में पूछा जा रहा है, न कि समीकरण युग्म से जो आलेख बनेगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। जब आपको यहाँ पूछा जाता कि समीकरण युग्म जो दिया गया है इसका आलेख कैसा होगा, तब आप यहाँ क्या कर सकते थे कि संपाती होगा या समानांतर होता था, समानांतर लिखते, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, इस समीकरण युग्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका ये संपाती आंसर नहीं होगा, है ना कि यहाँ कन्फ्यूजन में आप संपाती मार दे। तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई भी दो समीकरण दिया हुआ होता है और उसका हल निकाला जाता है, यदि एक या अनगिनत रूप से अनेक निकाले जाते हैं तो वह समीकरण जो है क्या होता है, संगत समीकरण कहलाता है। 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कहता है, देखते हैं आइए, कहता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर एवं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, और यदि BC क्या है 2.3 सेंटीमीटर तो EF की लंबाई होगी। यहाँ जो है दो त्रिभुज दे रखा है ABC और त्रिभुज DEF दे रखा है, जिसमें दोनों त्रिभुज क्या है आपस में, मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और इसमें ABC का क्षेत्रफल 16 दे रखा है और DEF का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है। तो ये ABC में, ये ABC का है, ठीक है, और ये DEF का है। तो यहाँ जो है हमारा 25 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है DEF का क्षेत्रफल, और BC का वैल्यू क्या दे रखा है, 2.3 दे रखा है ना, और EF हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको हम बताए थे, इसके पिछले वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, क्या बताए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यह जो है इसके वर्ग के बराबर होगा। अब यहाँ से वर्ग हम हटा देंगे तो इधर वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी √16 बटे √25। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। इधर से 2.3 है ऊपर में, बटे में नीचे क्या है, EF है, ठीक है। इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो अब हम EF का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 23 2.3 है, गुने 5, अब बटा में क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 23 गुने 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 2.3 गुने 5 करेंगे तो 11.5 आ जाएगा, बटे में क्या है, 4 है, दशमलव हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा, गुणा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 115 बटे में क्या आ जाएगा, 4 दहें के 40। तो इसका जब वैल्यू आप हल करके लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.875। जब 40 से आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तब वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.875, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाने वाला है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है। मतलब वृत्त जो है, कोई वृत्त खींच लेते हैं तो इसकी जो स्पर्श रेखा, इससे कोई स्पर्श रेखा हम गुजार लेते हैं, तब यहाँ कहा जा रहा है कि स्पर्श रेखा जो है बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। तो त्रिज्या पर क्या होती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वह जिस भी बिंदु पर स्पर्श करेगा उस बिंदु से यदि त्रिज्या को मिला दिया जाता है तो त्रिज्या वहाँ क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि सीधा यहाँ कहा जा सकता है कि स्पर्श रेखा पर जो है त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है ना। वृत्त में जो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। पिछला सेट में भी ये प्रश्न था। तो एक वृत्त पर जो है कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक बिंदु से जो है 2 है ना, एक बिंदु से यदि खींचा गया तो 2 नहीं, ये दूसरा टाइप का प्रश्न है ना। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब अधिकतम पूछा जा रहा है। तो आप जो है एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि एक वृत्त जो है अनेकों बिंदुओं के संगम से बनता है। मतलब बहुत सारे बिंदुओं का क्या होता है, समूह होता है, एक वृत्त होता है। तो इस पे जो है इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक वृत्त पर जो है अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको जवाब देना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वह केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद करता है वृत्त पर, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पर जो है अधिकतम कितने, 2 समानांतर रेखाएं हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये इसके समानांतर है, अगर थोड़ा सा भी आप इस बिंदु पर लेकर आते हैं तो इस रेखा की ये समानांतर नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक वृत्त की जो है, एक वृत्त की समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? 2। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी होगी तो दूरी सूत्र से इसको निकाल लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 0 - 36 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 15 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है। तो यहाँ 0 - 36 यानी कि -36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 36 का स्क्वायर होता है 1296, ये आपको पता है, और प्लस में 15 का स्क्वायर 225। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1521, और 1521 किसका स्क्वायर है? तो 39 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका है 39, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है। m(x2 + n(x1) बटे में m + n है तथा m/2 + n/1 बटे m + n है, क्या कहलाता है? तो दूरी सूत्र तो आपको पता है कि अंडर रूट क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ नहीं दिया गया, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों तो हो नहीं सकता है। तो क्या होगा? अंतर विभाजन सूत्र, ये तो पता है कि ये तो है आपका क्या है? विभाजन सूत्र है ना, और अंतर विभाजन वाला ही है क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं, तो जो त्रिभुज क्या होते हैं? संरेख होते हैं, मतलब 3 बिंदुओं से जो आकृति बन रही है और वो जब क्या होते हैं? संरेख होते हैं, मतलब त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और वो क्या है? संरेख है, तो आपका क्षेत्रफल जो आने वाला है कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। हम जो है क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे, उसमें आपको इस चीज़ को हम डिटेल से समझाए हैं, आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से x के मान होंगे। तो आपका जो है यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखा है और आपको जो है उसमें जो है शून्य का वैल्यू निकालना है, तो आपको यहाँ से द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लेना है। तो द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है? -b + -√b² - 4ac अब बटे में क्या होता है? 2a होता है। तो यहाँ पे b के स्थान पे -b पहले से ही है ना, तो -b यहाँ भी -b है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये चीज़ प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस माइनस √b², तो यहाँ प्लस में ही रहेगा b², -4ac, तो 4ac तो 4ac ही रह जाएगा, और बटे में 2a यहाँ प्लस में ही, तो प्लस में रह जाएगा। क्योंकि जब द्विघात सूत्र का आपका निकाला जाता है द्विघात सूत्र, तो वो इस पे आधारित होता है, मतलब ax² + bx + c पे आधारित होता है ना, इस पे ये सूत्र निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो माइनस वैल्यू जब बढ़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये ऑप्शन किस में है आपका? b + -√b² - 4ac बटे 2a, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है 23 का आपका सही आंसर इसमें हो जाने वाला है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? यहाँ कह रहा है कि यदि AP का प्रथम पद A और सर्वांतर D हो तो nवां पद होगा। तो आपको पता है कि AP का nवां पद यानी Tn से यदि हम डिनोट करें तो इसका सूत्र होता है A + n - 1 × D। तो यहाँ जो है आपका प्रथम पद A दे रखा है, सर्वांतर क्या दे रखा है? D दे रखा है ना, तो nवां पद क्या हो जाएगा? A + n - 1 × D, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है यदि किसी AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो n पदों का योग, यानी कि Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × D होता है। आपका यहाँ प्रथम पद A दे रखा है, A है ना, सब पदांतर D दे रखा है, D दे रखा है, तो ये आपका किससे मैच कर रहा है? n/2 × 2a + n - 1 × D, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। समानांतर श्रेणी 10 7 4 ... का तीसरा पद हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ A इसके लिए हो जाएगा 10 और D क्या हो जाएगा? 7 - 10 यानी कि -3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पद हमको यानी कि 30 निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं A + 29D। ये चीज़ हम आपको इसके पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो A + 29D यानी कि A आपका क्या है? 10 है, प्लस 29 है ना, और D क्या है? -3 है, तो गुणे -3, तो 10 और यहाँ प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 29 तिहाई क्या होता है? 87, 87 को करेंगे 10 में माइनस तो क्या आ जाएगा? -77, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का बी। समझ रहे हैं? चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। समानांतर श्रेणी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद हमको पूछा जा रहा है। तो यहाँ A आपका -3 हो जाएगा और D क्या हो जाएगा? -1/2 में -3 को घटाइएगा, -1/2 में -3 को घटाइएगा तब +3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हल कर लीजिए इसको, तो 2 एकम 2 -1 और 2 तिहाई 6 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/2 जो है आपका यहाँ क्या आ जाएगा? D का वैल्यू आ जाएगा,
है ना। तो हमें 11वां पद निकालना है यानी T11 निकालना है, तो a प्लस क्या लिख सकते हैं 10d लिख सकते हैं। a हमारा क्या है -3 और प्लस में 10d, तो d क्या आया है 5/2, इसको काट दिए 2 पचे 10 यानी कि -3 और प्लस 5 पचे 25, क्या आ जाएगा वैल्यू 22 आ जाएगा। 22 - 3 25 - 3 22 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। सभी वर्ग आपस में होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। सभी वर्ग जो है आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो वर्ग है वे आप ये जानते हैं कि सभी वर्ग का जो है ये प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण आपस में दोनों वर्ग में क्या होगा, जितने भी आप वर्ग ले लें है ना, वो क्या हो जाएगा सभी के कोण संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि 90 डिग्री होता है। तो हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो है सभी वर्ग आपस में क्या होंगे समरूप होंगे, समानांतर कभी भी नहीं, बहुरूप भी नहीं, समान भी नहीं होंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, है ना। त्रिभुज ABC दे रखा है और त्रिभुज DEF दे रखा है, इसकी संगत भुजाएं क्या है समानुपाती यानी कि समान अनुपात में है, तथा संगत कोण बराबर है, तथा संगत कोण क्या है बराबर है। तो ABC तथा DEF में संबंध क्या होगा, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है संगत भुजाएं, यानी कि यदि यहाँ लिखा जाए संगत भुजाएं जो अनुपाती समानुपाती कहा जा रहा है, यानी AB और DE का अनुपात जो है बराबर होगा BC और EF के अनुपात के, और ये बराबर है AC और DF के अनुपात के, ऐसा कहा जा रहा है। तथा संगत कोण भी बराबर है, यानी कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर, कोण C कोण F के बराबर है, संगत कोण, है ना। तो इस तरह से त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या संबंध होगा, तो ये दोनों त्रिभुज जो है क्या होंगे समरूप होंगे। शायद आपका 29 नंबर प्रश्न में जो है आंसर गलत दे रखा है, आपका इसमें आंसर जो है क्या दे रखा है सर्वांगसम दे रखा है। तो सर्वांगसम किस कंडीशन पे होता है, जब ये भुजाएं समानुपाती न हो करके क्या होती बराबर होती, है ना, तब जो है आप यहाँ से कह सकते थे कि ये जो है सर्वांगसम होंगे दोनों त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है समानुपाती नहीं, समान अनुपात में है दोनों की संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर है, तो यहाँ से आपका जो है दोनों त्रिभुज समरूप होने वाला है, न कि सर्वांगसम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, किसी समरूप त्रिभुज की भुजा के शीर्ष के नियामक x1/1 x2/2 तथा x3/3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक है। तो जस्ट हम इसके पहले में कुछ दिन पहले जो वीडियो बताए थे निर्देशांक ज्यामिति पे, उसमें ये बता चुके हैं हम कि केंद्रक के नियामक क्या होते हैं। तो जो आपका x नियामक है उसको जोड़ के यदि 3 से आप भाग देते हैं तो आपका उसमें केंद्रक का x नियामक निकलता है, और y नियामक को जोड़ करके उसमें 3 से भाग देते हैं तो आपका केंद्रक का y नियामक निकलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। केंद्रक निकालने का x1 + x2 और प्लस x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई बराबर होती है, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है θ/360 और 2πr होता है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। ये जो हो जाएगा आपका θ/360 πr², ये क्या होता है वृत्त के एक मतलब जो आपका दिया गया है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र होता है ना। वृत्त के जैसे ये एक वृत्त दिया गया है तो इसमें जो है ये वृत्त खंड है, तो इसका क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है, और आपको चाप की लंबाई पूछा जा रहा है, मतलब इसकी लंबाई पूछी जा रही है ना। तो ये जो है आपका इसका निकालने का सूत्र क्या होता है θ/360 2πr। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 31 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति होती है, तो अर्धवृत्त का परिमिति जो होता है वो क्या होता है आपका 2πr और प्लस में ये आपका वृत्त का क्षेत्र परिमाप होता है। ये आप वृत्त देख रहे हैं, तो ये वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है। और हमें क्या पूछ रहा है अर्धवृत्त की परिमिति, तो अर्धवृत्त की परिमिति पूछ रहा था, केवल ये भाग दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो जब हम इसका आधा कर देंगे तो हमारा इस भाग का केवल क्षेत्रफल निकलेगा, और ये भाग जो है हमारा 2r के बराबर है। यानी πr में हम क्या जोड़ देंगे 2r, है ना। तो यहाँ से दोनों में r है तो r कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा π+2, यानी π+2 × r, जिसमें ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो 32 का सी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाने वाला है। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो आपको ये भी पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अर्धवृत्त मतलब इसका आधा, तो इसमें हम आधा गुना कर देंगे तो ½ πr² हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। वलय का क्षेत्रफल होता है, यानी कि एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त और है, तो ये जो आपका एरिया बन रहा है ये क्या है एक वलय है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। यानी बड़ा वृत्त हम लिए हैं तो इसमें त्रिज्या बड़ा ले लेते हैं, और इसमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करते हैं माइनस करते हैं। यानी πr² - πr², पाई दोनों में है कॉमन हो जाएगा r² - r²। ठीक है, तो यहाँ से a² इसको b² दिए मान लेते, a - b × a + b इसको लिखा जा सकता है, यानी पाई × r + r और इंटू r - r ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये जो है आपका किस नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में शायद है।
है ना, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, दिख रहा है आप लोगों को। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है एक नए वृत्त, हाँ क्या कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हम 8 पे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर पाई इंटू 6 पर निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालें तो इसको जब जोड़ देंगे तो एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं उस वृत्त का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो जब यहाँ से हम देख रहे हैं तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, ये समझ रहे हैं, और प्लस में 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो यहाँ से यदि हम पाई कॉमन ले लेते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है, पाई दोनों में से हम क्या किए, कॉमन ले लिए, तो इसमें से पाई कॉमन ले लिए तो यहाँ से 8 का स्क्वायर बचा जिसको हम 64 लिख सकते हैं। यहाँ से पाई निकल गया कॉमन, यहाँ 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बच गया, ठीक है। बराबर में इधर क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 64 और 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू 100 के बराबर हो गया। तो आर बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 35 का आपका इसमें सही आंसर हो जाने वाला है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 है। वृत्त का व्यास ज्ञात करना है हमको और 2 पाई आर, ठीक है, 2 परिधि जो है कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि, या पाई डी भी होता है, क्या होता है, पाई डी। तो ये क्या दे रखा है, 44 दे रखा है। तो पाई का मान 22/7 इंटू डी बराबर क्या है 44, यहाँ कट सकते हैं 22 दूनी 44, तो डी बराबर 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। वृत्त का परिधि निकालने का 2 सूत्र होता है। यदि आपका क्या दे रखा है, त्रिज्या, तो 2 पाई आर लगाइए, यदि आपको यहाँ व्यास डायरेक्ट पूछ रहा था तो पाई डी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और इसकी परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका चौथा हिस्सा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका चतुर्थांश मतलब इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ हमें परिधि दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, 2 पाई आर बराबर दे रखा है 22, तो 2 गुने 22/7 अगुने आर बराबर क्या आ जाएगा 22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2, यानी त्रिज्या क्या निकल के आ गया 7/2। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 गुने 7/2, ठीक है, और बटे में फिर क्या है 4 है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 11, 11 7 77, और ये 2 जो है 4 इसमें जाके गुना हो जाएगा, तो 2 अगुने 4 यानी कि 8 हो जाएगा। तो 77/8 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जो पूछा यहाँ जा रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ से वर्ग सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 37 का। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि cos 60 डिग्री + 1 बटे cos 60 डिग्री - 1 का मान होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, आप लोगों में सभी को पता होगा। तो 1/2 यहाँ +1 है ना, cos 60 का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ भर दिए, +1 और बटे में फिर -1 है ना, cos 60 + 1 cos 60 - 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में 1/2 -1 है ना, तो 2 एकम 2, 2 -2 + 1 क्या हो जाएगा -1, -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में -1 से भाग पड़ेगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू -3 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि यदि थीटा 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का मान होगा, है ना। थीटा क्या दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और sin स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये पता है कि cos स्क्वायर 45 और cos 45 और sin 45 में दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2 के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर करें और 1/√2 का स्क्वायर करें, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। तो यानी क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 0, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 39 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। sin स्क्वायर 63 डिग्री + sin स्क्वायर 27 डिग्री है। तो यहाँ यदि हम यहाँ लिखना चाहें तो sin स्क्वायर 90 और -90 और -27 यदि लिख दें, ठीक है,
साइन स्क्वायर 63 को यदि हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि 90 में 27 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और प्लस में क्या है यहाँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, ठीक है। और बटा में ठीक उसी तरह से यहाँ से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, इसको यदि हम लिख दें 90 और घटाओ 73, ठीक है। 90 में 73 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, यहाँ पे वही वैल्यू रह गया। और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बटे में यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 73 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73। तो यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है। दोनों में थीटा क्या है, इसमें 73 है, इसमें क्या है 27 है। तो यहाँ भी वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है, यानी वैल्यू क्या निकल के आ जाने वाला है 1, यानी 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है। तो सेक थीटा को यदि हम लिखें 1 बाय कॉस थीटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्लस में टेन थीटा को यदि हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होना चाहिए। और इंटू में क्या दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा आधार बराबर है तो ऊपर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे में नीचे कॉस थीटा लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो यदि हम इसको ए इसको बी इसको ए इसको बी माने तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हम लिख सकते हैं, बटा में नीचे क्या है कॉस थीटा, ठीक है। आपको ये भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, बटा में नीचे कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका कॉस थीटा है जो सही आंसर हो जाएगा आपका 41 का। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है किसके बराबर है। तो आइए इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को जो है साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ए है हम थीटा लिखे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कुछ भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ ऑप्शन से सिर्फ काम है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, और प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हर में यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इस चीज़ को जब हल किए तो ये आया, अब नीचे इसको हल करते हैं, ये मेन लाइन आपका यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा और बटे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है 1 के बराबर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो हाँ हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा कलट जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी क्या होता है 1 होता है ना। तो इस वैल्यू को जब पलटेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यानी क्या आ गया वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में है आपका टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है टेन स्क्वायर ए, है ना। यानी 42 का जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको इसमें बताना है। तो आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, इधर टेन माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 43 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको ये पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को यदि हम उधर लेके जाएं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल होगा कि नहीं। इधर क्या बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बारे में पूछ रहा है, क्या आया वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी में है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपका जो है 44 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखते हैं। पी टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री है। तो हम पी टेन 26 डिग्री को टेन 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब बटा में क्या है कॉट 64 डिग्री है। तो यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कि पी कॉट 64 डिग्री लिख सकते हैं। नीचे भी क्या है कॉट 64 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया वैल्यू पी बच गया है। ऑप्शन नंबर सी में आपका है पी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 45 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकते हैं। तो आपको हम बताए थे कल भी
जो सॉल्यूशन हम दिए थे सब्जेक्टिव का, उसमें बताए थे कि किसी भी संख्या का जो प्रायिकता होगा वो या तो 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, है ना। यदि किसी घटना की प्रायिकता पी ऑफ ई से हम दर्शा रहे हैं तो उस घटना का जो प्रायिकता है वो क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर या तो 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। इसके अलावा जो आपका कोई भी इसमें घटना, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता है, मतलब ना ही ऋणात्मक होगा और ना ही 1 से अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये -1 है तो पहला ये भी नहीं होगा, दूसरा आपका 3 दे रखा है तो आपका ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो है इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। शायद यहाँ इसको लिखना चाहिए था 1/3, तो आपका जो है 46 का जो आंसर दिया गया है बुक में ये आपका सही आंसर हो जाता, लेकिन बुक में जो है आपका दे रखा है ये आंसर, है ना। तो ये सही होगा, लेकिन इसके कंडीशन से ये क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे गया है वो गलत दे गया है। अगर यहाँ 1/3 लिखता तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, न ही 0 से नीचे न ही 1 से अधिक होता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 मित्र एक सिक्के को उछालते हैं, यदि उनमें से एक जीतने की प्रायिकता उनमें से एक जीतने की प्रायिकता का मान इतना है, मतलब कोई एक उसमें जब जीतेगा, 2 मित्र है, ठीक है, फर्स्ट मित्र दूसरा मित्र जो है, तो इसमें से एक का जीतने का प्रायिकता 0.71 दे रखा है, तो दूसरे मित्र की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो जब इस प्रकार का आपका प्रश्न पूछा जाए कि एक का प्रायिकता दे रहा हो और दूसरा का प्रायिकता पूछा जा रहा हो, तो सीधा क्या करें कि आप 1 में से उस पहले का प्रायिकता क्या करें, घटा दे, तो जो आपका वैल्यू यहाँ आ जाएगा वो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, मतलब 0.29 जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि एक में हम 0.71 माइनस करेंगे तो 0.29 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 47 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है, तो उच्चतम मान घटा न्यूनतम मान बराबर परिसर होता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, आइए। 49 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, माध्यक और बहुलक में सही संबंध है। तो पहला आप सीधा यहाँ देख पा रहे हैं कि ना ही यहाँ माध्यक और माध्य में कुछ गुना किया गया है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आप ये जानते हैं ना कि बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य होता है। ये सूत्र तो आप लोगों में सभी को पता होना चाहिए, यदि नहीं पता तो याद कर लीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य होता है। तो आप यदि इसको हल करते हैं तो आइए हल कर लेते हैं। तो माध्य है ना माइनस बहुलक है, माइनस क्या है बहुलक, बराबर यहाँ 3 दोनों माध्य और माध्यिका दोनों में हम 3 गुना कर देते हैं तो 3 माध्य हो जाएगा और -3 माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 माध्य हो गया यहाँ पे। अब जो है हम क्या करते हैं, इस माध्यिका और माध्य को इधर लेके आते हैं, बहुलक को उधर लेके चले जाते हैं। तो माध्यिका इधर माइनस में है तो 3 माध्यिका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये माध्य प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, और एक माध्य क्या है प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस में था ये प्लस में है तो माइनस और प्लस मतलब 1 और -3 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 माध्य लिख सकते हैं। और बराबर में इधर माइनस में बहुलक उधर जाएगा तो प्लस में बहुलक हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं कि इस सूत्र को ये संतुष्ट कर पा रहा है, बहुलक 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 0 3 2 2 ये जो आंकड़ा दिया गया इसमें बहुलक पूछ रहा है, तो आप ये बताएं कि इसमें जो है सबसे अधिकतम बार कौन सी संख्या आई है। तो हम यहाँ जहाँ देख पा रहे हैं कि 2 जो है सबसे अधिकतम बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 6 बार आ चुका है ना। तो इसमें बहुलक जो है क्या आएगा, डी आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर, यानी 2 जो हो आपका इस आंकड़े दिए गए आंकड़े का बहुलक हो जाएगा, मतलब जो अधिकतम बार होता है वही बहुलक होता है। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है ना, एक उदग्र खंभा है और उसकी भूमि पर छाया दोनों की लंबाई क्या है, समान है। यदि हम इसको x लेते हैं तो इस छाया की भी लंबाई क्या है, x है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इस थीटा कोण का मान पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, इधर सूर्य है तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ से पूछा आपका जा रहा है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से हम यदि tan थीटा लगा दें तो tan थीटा बराबर x/x हो जाएगा, क्योंकि लंब बटे कर आधार होता है। tan थीटा में क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब भी x है आधार भी क्या है x, तो इस दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये थीटा के कोण के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है, ठीक है। तो ये 1 आ गया, तो tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan थीटा में 1 जो है tan 45 डिग्री का बराबर होता है ना। tan थीटा में tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें है
आपका सही आंसर हो जाएगा 51 का सी। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए बराबर कॉस बी है। साइन ए बराबर कॉस बी है, तो साइन ए और कॉस बी में किसका मान बराबर होता है? तो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों क्या होता है? बराबर होता है ना। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है? बराबर। ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि ये दोनों जब बराबर है तो ए और बी है ना, ए और बी, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ निकाला जा रहा है, तो ए और बी यानी ये भी 45, ये भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 है, कोस 45 का भी मान 1/√2 है, यानी कि 45 दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ ए का मान भी 45 डिग्री आ जाएगा और बी का मान भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ए प्लस बी पूछा जा रहा है, तो 45 क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। यानी 52 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसके बीच की दूरी निकालना, तो दूरी सूत्र आपको पता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में -1 का -3 यानी -1 का -3 करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 अंडर में आ जाएगा। 4 प्लस √16 यानी कि 16 4 20, इसको लिख सकते हैं 2√5, 2 दूनी 4 5 20, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 दे रखा है ना, तो ये छोटी त्रिज्या r/r, ठीक है, इसका अनुपात 1:2 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है, यानी जो बड़ा है h और h क्या दे रखा है? 5 और 3 दे रखा है। तो आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h होता है ना, अब बटे में πr² h हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है? बड़ा है, यहाँ पे r जो है छोटा है, नीचे बड़ा है, और ऊपर वाला h बड़ा है और नीचे h क्या है? छोटा। अनुपात में आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो पाई से पाई कैंसिल, r² तो 1 का स्क्वायर 1, h यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 5 r² यहाँ पे, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 और गुणे h यहाँ पे 3 है, तो यानी कि 5 और 4 3 नीचे 12, 5:12 जो है आपका सही आंसर इसमें आ जाने वाला है। 54 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 4 x 5 का माध्य जो है कितना दे रखा है? x दे रखा है, तो सभी डाटों का जोड़ दीजिए। तो 4 1 5 5 5 10 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 प्लस x और यहाँ पे 7 दिया गया है माध्य, तो कुल प्रेक्षणों का 1 2 3 4 5 प्रेक्षण है, तो 7 5 35, यानी कुल प्रेक्षणों का योग 5 प्रेक्षणों का जो माध्य है 7 दिया गया है, तो पाँचों प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ 22 प्लस 1 x दे गया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 35। अब 22 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 13 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दे रखा है tan 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30 इंटू कॉसेक 30। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। और कॉट 60 का वैल्यू भी क्या होता है? 1/√3 होता है। और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगा। तो सभी का वैल्यू हमने लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ √3 गुना करेंगे तो √9 आएगा, वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगा 3, है ना, यानी 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका है 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 56 का सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना, जो कि दे रखा है 216 दे रखा है, तो 6 से कट जाएगा, तो 6 तिहाई 18, 6 छक्का 36, 36 बार में कट गया, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 6। मतलब घन का जो है एक भुजा क्या निकल के आ गया? 6। तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है, मतलब 6 का क्यू कर देंगे तो 6 का क्यू, 6 छक्का 36, 36 छक्का 216, यानी 216 घन सेंटीमीटर आ गया इसका आयतन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। आपका यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 216 है, आयतन भी क्या निकल के आया? 216। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ना, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ 2x² है, सिर्फ जो अधिकतम घात है आप उसको देखें। ठीक है, तो 2x² है, यहाँ क्या x² इधर लेके आएंगे तो 1x² बचेगा, मतलब ये एक द्विघात समीकरण निकल के आने वाला है। इसको हम हल करें तब। ठीक है, ठीक उसी तरह इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो इसका जब स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो इसमें x² बाहर आएगा, यहाँ पे 3x² बाहर आएगा, तो यहाँ भी x² बचने वाला है, मतलब ये भी आपका एक द्विघात समीकरण है। ये भी ये भी जो है आपका एक द्विघात समीकरण है। आप हल करके देख लीजिएगा। इसको हल करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है? x³ है,
है ना। यहाँ पे भी यदि हम इसका क्यू निकालेंगे तो यहाँ से भी x का क्यू निकल जाएगा, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो जो अगला बच गया ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √2x का स्क्वायर होगा पहले, फिर इसका स्क्वायर, फिर 2a भी लिखाता है ना, a + b के होल स्क्वायर में यदि तोड़े इसको तब जो है यहाँ पे 2x स्क्वायर आ आएगा ना, इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो। और यहाँ से 2x स्क्वायर यहाँ भी है ना, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ x का अधिकतम घात 2 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना है? 9:16 है। 9:16 है आयतन का अनुपात। ऊंचाई क्या है इसमें समान है, यदि h माने तो दोनों का ऊंचाई क्या है, h है। तो उनके बक पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, πr²h, πr² होता है। तो चूंकि इसका आयतन अधिक है तो इसमें हम त्रिज्या ले लेते हैं बड़े वाले को, πr²। दोनों का सॉरी ऊंचाई क्या है, सेम है, तो ये दोनों बराबर होगा। और बराबर में 9/16 दे रखा है। आयतन का अनुपात कितना दे रखा है? समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात 9:16, 9:16 कर दिए, है ना। बेलन का आयतन πr²h, दोनों की ऊंचाई क्या दे रखा है, समान दे रखा है, लेकिन त्रिज्या अलग है, तो त्रिज्या का अनुपात निकाल लेते हैं। तो r/r क्या आ जाएगा यहाँ पे, √9/16, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर हटाए तो दोनों रूट में चला जाएगा, तो 3/4 आ गया आपके त्रिज्या का अनुपात, है ना। तो पूछ रहा है इनके बक पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बक पृष्ठ क्या होता है, 2πrh होता है। बेलन के बक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं, 2πrh होते हैं। तो दोनों के ऊंचाई तो सेम है, तो h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r कैपिटल रख देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ r/r आ गया, r/ क्या आ गया, r। तो यहाँ जो है ऊंचाई क्या आ गया, यहाँ दोनों त्रिज्या, सॉरी ऊंचाई नहीं, ऊंचाई तो समान दिया होता, दोनों त्रिज्या का अनुपात जो है r/r का अनुपात क्या आया, 3:4। यहाँ भी आ गया r/r, तो इसका वैल्यू क्या था, 3:4 आया था। यानी ऑप्शन नंबर ए में है आपका 3:4, 3/4 यानी 3:4। तो ऑप्शन नंबर ए में है ना 3:4। 59 का जो है सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि पी का नियामक दे रखा है, बिंदु ए और बी में शामिल होने वाले रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु है। मतलब कोई रेखाखंड ए बी है जिसमें ए का नियामक दे रखा है 6, 5, है ना, बी का नियामक दे रखा है 4 और बाई दे रखा है, और पी जो है इस बिंदु के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ कहा जा रहा है। तो पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है जिसका नियामक क्या दे रखा है, 5 और 6 दे रखा है। तो बाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, जब हमको एक्स नियामक निकालना होता है तो एक्स नियामकों को जोड़ के उसमें 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, है ना। तो जो है हमारा एक्स नियामक निकल जाता है मध्य बिंदु का। यदि हमको बाई नियामक निकालना होता है तो बाई नियामकों को जोड़ के यानी 5 + बाई, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई नियामक के बराबर। बाई नियामक क्या है, इसमें 6 दे रखा है, तो यानी 5 + बाई बराबर 6 दूनी 12। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 12 घटाओ 5 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर आएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 7। यानी बाई का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 7। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 60 का। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मस है। तो कोई भी 2 लगातार संख्या आप निकालें, 1, 2, 3, तो इसका HCF हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मस है, तो सम संख्या क्या होगा, 2 क्रमिक, 2, 4, 6, 8 इस तरह से जाएगा। तो ये तो 2, 4 लें, 6, 8 लें, 4, 6 लें, तो इसमें से किसी का भी यदि आप HCF निकालते हैं, है ना, 2 लगातार सम संख्याओं का, तो आपका HCF कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 63 में कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस था, ये तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या जो है क्या होता है, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो सीधा यहाँ से कहा जा सकता है कि मस जो है इसका क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 63 का सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का मस है। तो 2 लगातार विषम संख्या, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 हो गया, 9, ये सारी विषम संख्या है। तो लगातार का, तो ये दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, ये दोनों का HCF निकालेंगे 1 आएगा, ये दोनों का HCF निकालेंगे 1 आएगा, ये दोनों का HCF निकालेंगे 1 आएगा। मतलब सीधा जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। न कि आप ऐसा समझ लें कि सम संख्या जो है 2 से कटता है तो विषम संख्या 3 से कटे, तो आप ऑप्शन 3 मार दें, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न में कहता है 2 सहअभाज्य संख्याओं का HCF है। तो ये तो पता है आपको कि वे संख्याएं सहअभाज्य कहे जाती है यदि उनकी HCF क्या हो, उनके HCF क्या हो, 1 के बराबर हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तब इनका LCM क्या होगा। दोनों जब अभाज्य संख्या होता है तो दोनों का LCM गुना करके निकाला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा,
सही आंसर हो जाएगा ए बी। ठीक है, गुना करेंगे ए और बी का तो भी आ जाएगा। अगला है 67 नंबर प्रश्न में कहता है छोटी सी छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनखंड होगा। यहाँ शायद गुणनखंड नहीं है, यहाँ गुणनफल होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कहता है। छोटी सी छोटी भाज्य संख्या, छोटी सी छोटी भाज्य संख्या क्या है आपका 4 है, ये तो पता है। और अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। तो इनके एचसीएफ और तथा एलसीएम है ना, इनके एचसीएफ तथा एलसीएम, तो जब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, सॉरी एचसीएफ 2 आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणनखंड कैसे निकाला जा सकता है अलग अलग, है ना। इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। जब गुणनफल आएगा तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 के बराबर आ जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 68 नंबर है दो संख्या का गुणनफल 8670 है ना, उनका मौसा 17 है तो उनका लौसा होगा, तो 17 से सीधा भाग दे देंगे। 17 × 5 = 85, 17 कम 17 यानी कि 510 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लौसा और उनके मौसा के गुणनफल के, है ना। तो उनका गुणनफल दे रखा है तो मौसा 17 है, तो लौसा जब निकालना है तो गुणनफल में क्या करेंगे, मौसा से भाग दे देंगे। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया आपका 510, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 68 का सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न में कहता है 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 6, 8 और 22 का हमें क्या निकालना है, मौसा और साथ में लौसा भी निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो 6 को गुणनखंड कर दीजिए तो 2 × 3, 8 का गुणनखंड कीजिए 2 × 2 × 2, 22 का गुणनखंड कीजिए 2 × 11। तो ये सीएफ तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब जो है इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जो अधिकतम घात है 2 का उसको लिख दीजिए, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 11। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 × 11 कीजिए तो क्या आ जाएगा 4 2 6 दूनी 264 आ जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लौसा और मौसा का अनुपात होगा। तो लौसा यहाँ पे क्या आ गया 264 आ गया, क्या आ गया लौसा 264 गुना करने के बाद 264 आ गया, और मौसा क्या आ गया 2 आ गया, है ना। तीन दोनों का अनुपात 2 से 1 कट रहा है तो 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, यानी ऊपर 132 और नीचे कुछ नहीं था 1, यानी 132 अनुपात 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 79 का ए। चलिए 79 नहीं है यहाँ पे 68 है ना, 68 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए 69 होना चाहिए, गलती से प्रिंट कर दिया है किताब। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 50 तथा 60 का एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो आपको भी बताया कि दोनों संख्या का गुणनफल जो है लसा गुणे मौसा के बराबर होगा। तो यहाँ एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो नहीं सीधा हम दोनों संख्या को क्या कर दें गुणा कर दें। तो 50 × 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 25 30, यानी कि 3000 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी जो है 70 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि 65 तथा 117 का एचसीएफ जो है 65 और तथा 117 का एचसीएफ क्या है ये दिया गया है 65 यम माइनस 117 के बराबर दे गया है, मतलब अटपटा सा कुछ एचसीएफ दे रखा है। तो इसमें यम का मान पूछ रहा है, तो इसमें जो है पहले इस दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 65 का गुणनखंड कीजिए तो 13 × 5, 117 का गुणनखंड कीजिए क्या आ जाएगा 13 9 17 से। इन दोनों में 13 सिर्फ मैच कर रहा है, यानी एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा 13, मतलब 13 ये यहाँ दे रखा है ना, ये यहाँ दे रखा है, ये 13 आया सही वैल्यू। तो ये 65 यम माइनस 117 के बराबर है। तो 65 यम बराबर निकालेंगे तो 117 इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। 117 + 13 130 हो जाएगा, बराबर में 65 यम। इसको काट दिए 65 और दूनी 130, यानी यम का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2 आ गया, समझ रहे हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि एचसीएफ 392 ऑफ एचसीएफ ऑफ 392 और 3216, मतलब 392 और 3216 का जो है एचसीएफ कितना दे रखा है, यस 8 दे रखा है। तो आपको ये पता है कि दो संख्या गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा होता है, ठीक है। तो दो संख्या गुणनफल हम कर दिए और यहाँ हमको क्या दे रखा है मौसा दे रखा, तो एलसीएम नहीं निकल जाएगा। तो 8 से काट देते हैं, 8 चौके 32 और 0 है ना, 8 दूनी 16, यानी 402 बार में जो है 32 और 16 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 392 या 402, जब इन दोनों गुना करेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 15 75 84, गुना करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि यक्स तथा 45 का एलसीएम जो है कितना है 90 है, यक्स और 45 दो संख्याएं दे रखी है जिसका मौसा जो लसा जो है 90 दे रखा है और मौसा 5 दे रखा है। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुणे मौसा है ना, ये किए हम। तो 45 दूनी 90, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया 2 5 10, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि एचसीएफ
2520 और 6600 का 120 दे रखा है। 2520 और 6600 का जो HCF है कितना दे रखा है 120। LCM पूछ रहा है तो ये चीज़ करेंगे, दोनों संख्या गुणनफल में जो है जो HCF दे रखा है उससे भाग दे देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको काट देते हैं, 12 से इसको काट दिए, 12 50 60, 12 50 60 यानी 550 आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है 252 गुने के है ना, यानी LCM दे रखा है 252 गुने के, तक के का मान पूछ रहा है तो 252 गुने के है ना, यहाँ के स्थान पे क्या है 550 है, 252 गुने के, यहाँ 252 गुने 550 यानी के का वैल्यू 550। ऑप्शन नंबर डी में 550 यानी 74 का डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लसा 50 है, दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लसा क्या है 50 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ये बताए दो संख्या को गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा, दोनों गुणा कर दिए तो 25 पचे 125, 1 शून्य 1 शून्य यानी 1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका सही आंसर 75 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का मौसा 15 है, दो संख्याओं का मौसा क्या है 15 है, लौसा क्या है 30 है, तो दोनों संख्या गुणनफल सेम ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 15 तिहाई क्या आ जाएगा 45 यानी 450 गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है आप पहले चैप्टर में ही पढ़े हैं, जिसका उपयोग मौसा निकालने में किया जाता है, आपको ये पता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी मौसा गुने ए बी लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक दिया गया है जिसमें मौसा और दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया गया है, तो इसमें मौसा और लसा का गुणनफल यहाँ दे रखा है ना, मतलब ए बी का मौसा और ए बी का लसा का गुणनफल क्या होगा, तो जो दोनों संख्या गुणनफल होगा, तो दोनों संख्या ए और बी दिया गया है, तो इन दोनों का गुणनफल ए गुने बी, तो ये ए गुने बी ये आ जाएगा है ना। 78 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, तो आइए 6x का घात 4 और y का गुणनखंड कर दीजिए सीधा, तो 6 गुने, चलिए 6 कर देते हैं, 2 गुने 3, 2 तिहाई 6 गुने यक्स गुने यक्स गुने यक्स गुने यक्स, 4 बार एक्स आया फिर बाई आया है। ठीक है, फिर 12x बाई है, तो 12x बाई का गुणनखंड कीजिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 है ना, और गुने यक्स गुने बाई, यहाँ 2 मैच कर रहा है ना, फिर क्या मैच कर रहा है 3 मैच कर रहा है, फिर यक्स मैच कर रहा है ना, और बाई मैच कर रहा है। इसके अलावा कुछ मैच कर रहा है, कुछ नहीं मैच कर रहा। तो 2 तिहाई 6 गुने यक्स गुने बाई, तो मतलब 6x बाई जो है महत्तम चूंकि पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था महत्तम समावर्तक यानी कि मौसा पूछ रहा है, तो जो आपका कॉमन इसमें होगा गुणनखंड वही आपका क्या हो जाएगा, उनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा महत्तम समावर्तक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का लसा 1500 है, इनमें से कौन इसका मौसा नहीं है हो सकता है। तो मौसा का गुण क्या होता है, जो भी दी गई संख्याओं का मौसा होता है ना, जो भी दी गई संख्याओं का क्या होता है मौसा होता है, वो संख्या से जो है दोनों संख्याएं क्या होती है विभाजित होती है। मतलब ये भी आप ध्यान में रखें कि लसा जो है हमेशा मौसा से क्या होगा विभाजित होगा। तो यहाँ देख लीजिए 300 से 1500 विभाजित है, तो ये तो होगा है ना। यहाँ पूछ रहा है कौन इसका मौसा नहीं हो सकता है, तो 200 1500 से विभाजित है, मतलब 200 में जब हम 1500 में भाग देंगे 200 से तो कटेगा पूरा पूरा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 500 से यहाँ जब इसमें भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में है ना। तो ऑप्शन नंबर बी 8 का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 8 का नहीं 80 का। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का लसा और मौसा क्या हो समान हो, तो ये पिछले सेट में भी प्रश्न था शायद, यदि दो संख्याओं का लसा और मौसा समान हो तो वे संख्याएं होगी। हाँ बिल्कुल था ये पिछले सेट में प्रश्न। तो दो संख्याओं का लसा और मौसा क्या है समान है, मतलब यदि ये लसा भी 4 है और मौसा भी क्या है 4 है, तो वे दोनों संख्याएं क्या होगी समान होगी, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 82 नंबर प्रश्न में कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है 1200 और मौसा 15 है, तो लसा पूछ रहा है, तो काट दीजिए, तो 15 8 20 से यानी कि 80 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें HCF LCM भर चुका है, चलिए देखते हैं। HCF जो है ए और 8 का क्या दे रखा है 4 दे रखा है ना, ए और 8 का HCF जो है 4 दे रखा है, और LCM जो है 24 दे रखा है। तो आपको ये पता है कि दोनों संख्या का गुणनफल ए और 8
है ना। तो दोनों संख्या a और 8 दे गया है, a और 8 है ना, और महत्तम 4 दे रखा है और लघुत्तम 24 दे रखा है। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, तो 8 तिहाई 24, तो बराबर 4 तिहाई 12, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। एलसीएम ऑफ 91 और 26 कितना दे रखा है, 182। तो एचसीएफ पूछ रहा है, सेम प्रश्न है, लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल काट दीजिए इसको, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 2, 9 दूनी 18, 2 से 13 दूनी 26, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें पूछ रहा है इसका लसा क्या होगा, तो x का घात 6, y का घात 3 और x का घात 2, y का घात 5। तो दोनों संख्याओं में जो है जो अधिकतम घात वाला संख्या उसको आप उठा लीजिए। तो अधिकतम घात x का क्या है, 6 है, इसमें अधिकतम घात y का क्या है, 5 है, यानी x का घात 6, y का घात 5 जो है आपका इन दोनों संख्याओं का लसा हो जाने वाला है, यानी x का घात 6, y का घात 5 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका सही आंसर 85 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो ये तो नॉर्मल प्रश्न है, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य कहलाता है, यानी 11 इसमें है, 8 में विभाजित हो रहा है, 8 विभाजित हो रहा है, 9 भी विभाजित हो रहा है, 15 भी विभाजित हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगला प्रश्न भी है, इसमें है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो ये भी पूछा जा रहा है, तो ये इसमें 23 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, बार बार एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है। 88 का ए आपका सही आंसर है, ठीक है। 29। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा युग्म सअभाज्य है, तो यह प्रश्न जो है बिल्कुल आपके पिछले सेट में पूछा जा चुका था। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके मैच कर रहे हैं, तो यदि आप पाँचों सेट को रेगुलर सही ढंग से यदि आप सोल्व करते हैं तो आपका जो है लगभग सभी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कौन सा युग्म सअभाज्य है ना। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 के बराबर नहीं आएगा, इसका एचसीएफ 1 के बराबर आएगा। तो ये तो आपको पता है कि जो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 के बराबर हो वही क्या होता है, सअभाज्य संख्या होता है। अगला 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आइए कर लेते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 से लगेगा 1 0 0 1। अब जो है इसमें हम 3 से लगा के देखते हैं, भाग नहीं लगेगा क्योंकि इनके सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 2 से भी नहीं लग रहा है, तो 6 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लगेगा, 7 से शायद लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 11 से देखते हैं लगा के, शायद 7 से लगो, लेकिन 11 से हमारा सीधा यहाँ पड़ रहा है। जो विषम स्थानों के अंकों का योग होता है और सम स्थानों के अंकों का योग होता है, यदि उसको घटाने के बाद 0 आ जाता है तो वो 11 से विभाज्य होता है। ये विभाज्यता का नियम था 11। तो 1 जोड़ 0 किए तो 1, आप यहाँ 1 जोड़ 0 किए तो यहाँ भी 1, 1 में किए 0 आ गया है ना, 11 से विभाजित हो जाएगा, कर दीजिए। 11 9 99 100, फिर 11 कम 11, ये 7 से भी कट रहा है, 13 7 91। तो कै गो आ गया, 1 2 3 4 आ गया है ना। इसमें भाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर में कहता है 96 का भाज्य गुणनखंड होगा, तो सीधा गुणनखंड कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 छक 96, यानी 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 द्वितीय 6, 16 छक 96, तो ये गुणनखंड कर दिए। तो इसमें 2 का घात 1 2 3 4 5 है, तो 2 का घात 5 इसमें है ना, ये 3 सिंगल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड कर दीजिएगा इस तरह से लिख करके। अगला है 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के अधिकतम घात क्या है, तो आइए 3825 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 5 से लगेगा, तो 5 छक्का 30, 5 सते 35, 35 से 3 38, 5 छक्का 30, फिर 5 पचे 25, फिर लगेगा 5 से 5 से कम 5 और 1 6, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब आगे 5 से आपका नहीं लगने वाला है इसमें, तो आगे 5 से नहीं लगेगा तो अधिकतम घात सिर्फ 5 का पूछा जा रहा है, तो 5 का अधिकतम घात कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 92 का सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घात क्या है, तो आइए 6250 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 1 और 2 5 दूनी 10, 5 पचे 25 0, ठीक है। 5 से फिर लगेगा, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पचे 25 0, फिर लगेगा 5 से 5 पचे 25, फिर लगेगा 5 से 5 दहें के 50, फिर 5 से लगेगा 5 दूनी 10, कितना 5 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया, 5 यानी 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, यानी 93 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 144 में 2 का 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, तो लगाइए इसमें भाग, 2 7 14, 2 दूनी 4 0, फिर लगेगा 2 से 36 दूनी 72, ठीक है, 0 आ जाएगा, 2 18 दूनी 36 180 हो जाएगा, 2 90 दूना 180, फिर दूसरे लगेगा 45 दूनी 90, कितना आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि आपका जो है इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 94 का, ठीक है। चलिए 95 प्रश्न देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात पूछ रहा था। 5 पचे 25, 25 पचे 125 पचे 625, कै गो 4 गो है ना। तो 625 में 5, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना है, 4 है, ठीक है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड है, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड करिए, आइए करते हैं। 5 से लगाइए पहले, ठीक है,
जब सीधा देख रहे हैं आप 5 तो 5 से लगा दीजिए। तो 5 सते 35 और 3 38, 5 छक्का 30, 5 पचे 25, ठीक है। 3825 का हम यहाँ गुणनखंड शायद किए हैं। आइए आगे करते हैं। 5 यहाँ लगाएंगे, फिर 5 एकम 5, फिर 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, फिर लग जाएगा कितना से, इसमें लग जाएगा 3 से, सॉरी यहाँ पे भी हम गलत किए हैं, 5 से लगाए थे तब 5 एकम 5, यहाँ 2 शेष बच रहा था, है ना। तो 5 पचे यहाँ पे 25 होता, 5 रुपये लगता है, फिर 5 तिहाई 15, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। अब 3 से लग रहा है, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा 17 तिहाई 51। तो 5 का 2 घात आ रहा है, 3 का 2 घात, 1 17 का आ रहा है, तब 3 का 2 घात, 5 का 2 घात, है ना, फिर 17, 2 5 2 3 1 17, ठीक है। और इसके अलावा किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर सी से आपका मैच कर रहा, तो इस 96 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 156 अगला है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 9 18 39 आ गया, फिर 3 से 13 3 2 का सिर्फ पूछा जा रहा है, तो 2 का घात इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 97 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहा है 360 के अभाज्य गुणनखंडों में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 180 आ जाएगा, फिर 2 तो 90 आ जाएगा, फिर 2 तो यहाँ 45 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 3 से तो 15 तिहाई 45, फिर 3 से 3 पचे 15। तो यहाँ जो है पूछ रहा है गुणनखंडों में घातों का योगफल पूछ रहा है, तो 2 का यहाँ 3 घात है, 3 का 2 घात है और 5 का 1 घात है, तो 2 3 5 1 6, यानी 98 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड आइए करते हैं 2 से, तो 2 सते 14 यानी 70 हो जाएगा, 70 दूनी 140, 2 35 दूनी 70, और फिर 5 से 5 सते 35, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो 2 का घात 2, है ना, 2 2 बार आया, फिर 5 और 7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखना है। 0.32 जिसमें 2 पर आवर्त है, तो आपको क्या बताए थे कि जो संख्या दे रखा है ना, आप उस संख्या को लिख लें। पहले हम इसका वीडियो जो है अपने चैनल पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बताए हैं, यदि आप इससे रिलेटेड और प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके इसे देख सकते हैं। तो जो संख्या दिया गया है पहले आप उसको लिख लें, है ना, और जिस संख्या पे आवर्त ना हो आप उसको क्या करें, घटा दें। तो आवर्त इसमें 3 पे नहीं है, 0 का तो वैल्यू नहीं है, नहीं लिखें इसको, ठीक है। फिर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 10 का घात 2 लिखना है आपको, ठीक है, नीचे, है ना। उसके बाद दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिसपे आवर्त नहीं है, तो केवल एक संख्या है, तो 10 का घात 1 जो है आपको क्या करना, घटा देना है। तो 32 में से 3 जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, समझ रहे हैं। और 10 का घात 2, 10 का घात 2 यानी कि क्या आ जाएगा 100, और 100 यहाँ 10 का घात 1 यानी कि 10, 100 में से 10 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 90, यानी 29/90 जो है आपका 100 का सही आंसर हो जाएगा। तो 100 प्रश्नों का हल जो है सेट 2 का हम कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर ही जाए, है ना। यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी से जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका मॉडल सेट 3 आएगा, तो चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तब से जुड़ जाइए। मॉडल सेट 3 के भी 100 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन हम एक ही वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।